मैं हूं नबील शेख, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और स्टार्टअप एडवाइजर। साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक और बेहतरीन किताब जिसमें मॉर्गन हाउसल ने 19 शॉर्ट स्टोरी शेयर करके हमें समझाया है कि लोग पैसे के बारे में किस तरह सोचते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें आपका बिहेवियर आपकी नॉलेज से ज्यादा अहम है। मॉर्गन हाउसल ने लॉस एंजलिस के लग्जूरियस होटल में एक फ्रिक्वेंट गेस्ट का जिक्र किया जो एक जीनियस टेक एग्जीक्यूटिव था जिसने वाईफाई राउटर का एक अहम पुर्जा डिजाइन किया और पेटेंट करवाया, लेकिन वो अक्सर ड्रंक रहता था। एक दिन उसने होटल में $500 का एक लैंप तोड़ दिया जिसके बदले उसने होटल को $5000 ऑफर किए। कुछ साल बाद वो कंगाल हो चुका था। रोनाल्ड जेम्स एक अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट, इन्वेस्टर, जेनेटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट था। जब वो 2014 में 92 साल की उम्र में मरा तो इस सफाई करने वाले ने इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाई और पब्लिक हैरान रह गई कि उसके पास ये दौलत कहां से आई। उसकी ना तो कोई लॉटरी लगी, ना ही किसी जायदाद का बंटवारे में कुछ मिला। उसने बस सेविंग करके ब्लू चिप शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। एक जीनियस जो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता वो फाइनेंशियल डिजास्टर को दावत देता है। एक आम आदमी जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रखता वो भी अमीर हो सकता है अगर उसके पास एक कंसिस्टेंट बिहेवियरल स्किल्स हैं जिसका इंटेलिजेंस से कोई खास ताल्लुक नहीं। दौलत कभी भी काफी नहीं होती अगर लोग बेवकूफियां करते रहें। राजत गुप्ता जो कोलकाता में पैदा हुआ और अपने मिड 40 में मैकेंजी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म का सीईओ बना। 2008 तक उसकी दौलत 100 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहता वो कर सकता था, लेकिन उसको किसी भी तरह बिलियनर बनने का खप सवार था और इसी लालच में उसने इनसाइडर इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाया। 2008 में जब वो गोल्डमैन सैक का बोर्ड मेंबर था तो उसको पता चला कि गोल्डमैन सैक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हालात सही नहीं है और वॉरेन बफेट बैंक को हेल्प करने के लिए इसमें $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। इस न्यूज के पब्लिक होने से पहले उसने गोल्डमैन सैक के 175,000 शेयर्स खरीद लिए। बफेट की डील के अनाउंस होते ही गुप्ता ने तेजी से कुछ मिलियन बना लिए, लेकिन फिर आखिर में इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम में जेल की हवा खानी पड़ी। आपको क्या लगता है अरबपति होने के बावजूद मजीद पैसे की हवस में कोई अपनी रेपुटेशन क्यों दांव पर लगाएगा? लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी जिंदगी में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जब उनकी सैलरी या सेविंग इतनी होती है कि वो अपनी जरूरियाती जिंदगी आराम से पूरी कर सकते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। अगर उम्मीदें नतीजे के साथ साथ बढ़ती हैं तो फिर कोई लॉजिक नहीं मजीद हासिल करने के लिए एफर्ट करने की, क्योंकि आपको सेम ही फील होगा जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट मार के उनको हासिल कर लेंगे। जब ज्यादा पाने की चाह सुकून हासिल करने पर फोकियत हासिल करने लगे तो फिर खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आप पीछे रह गए हैं और इस कंटिन्यूअस आगे बढ़ने की तगदो में आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे। नंबर 2, सोशल कंपैरिजन इज अ प्रॉब्लम। अगर एक रूकी बेसबॉल प्लेयर जो साल के $5 लाख कमाता है वो किसी भी डेफिनेशन से अमीर है, लेकिन वो एक ऐसी टीम के लिए खेलता है जिसमें माइक ट्राउट जैसे प्लेयर भी हैं जिसके 12 साल कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ तकरीबन $430 मिलियन है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो रूकी तो कंगला है। माइक ट्राउट की सालाना $36 मिलियन इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन 2018 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड हेड फंड मैनेजर्स की लिस्ट में रहने के लिए आपको $340 मिलियन सालाना कमाने हैं। और ये फंड मैनेजर जो $340 मिलियन कमा रहा है अपने आप को टॉप 5 से कंपेयर करता है जो कि $770 मिलियन कमा रहे हैं। और नंबर 1 फंड मैनेजर अपने आप को वॉरेन बफेट से कंपेयर करता है जिसकी वेल्थ में सिर्फ 2018 में 3.5 बिलियन का इजाफा हुआ। और वॉरेन बफेट फिर जेफ बेजोस को देखता है जिसकी वर्थ में तकरीबन $24 बिलियन का इजाफा सिर्फ 2018 में हुआ। द पॉइंट इज सोशल कंपैरिजन की कोई हद नहीं। ये एक ऐसी जंग है जो कभी नहीं जीती जा सकती और फिर इसको जीतने का एक ही रास्ता है कि इसको शुरू ही ना किया जाए, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करें जो भी आपके पास है, चाहे वो आपके गिर्द मौजूद लोगों से कम ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 3, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। कोई आपकी चीजों से इंप्रेस नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। मॉर्गन खुद पार्किंग वैले के तौर पर काम करता था। उसका ख्वाब था कि उसके पास ऐसी ही एक लग्जरी कार हो, क्योंकि वो समझता था कि देखने वालों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि आप एक स्टेटस होल्ड करते हैं। अलमिया ये था कि उसने कभी ड्राइवर्स को गौर से नहीं देखा था। जब आप किसी को अच्छी गाड़ी चलाते देखते हैं तो आप शाजो नादिर ही सोचते हैं कि वाओ कार ड्राइवर कितना कूल है, बल्कि ये सोचते हैं कि वाओ अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे भी कूल समझते। यहाँ एक तजाद है। लोग दौलत इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि वो
दूसरों को दिखा सकें ताकि उनको पसंद या एडमायर करें। लेकिन हकीकत में लोग आपको बायपास कर देते हैं, इसलिए नहीं कि वो दौलत से एडमायर नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वो दौलत को एक बेंचमार्क समझते हैं अपनी पसंदीदगी या एडमायर करने की चाह को। पॉइंट नंबर 4, द साइकोलॉजी ऑफ सेविंग मनी। दौलत की वैल्यू आपकी जरूरत से मुश्तरक। जैसे अगर आपकी और मेरी सेम नेटवर्थ है, आप बेहतर इन्वेस्टर हैं और आप 12% रिटर्न कमाते हैं जबकि मैं 8% रिटर्न कमाता हूं, लेकिन मैं अपने पैसे के साथ ज्यादा एफिशिएंट हूं, जिसकी वजह से मैं आपके मुकाबले में आधी अमाउंट में भी खुश हूं, जबकि आपका लाइफस्टाइल आपके एसेट्स के साथ साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मुस्तफीद हो रहा हूं, हालांकि मेरा रेट ऑफ रिटर्न आपसे कम है। ज्यादा सेविंग्स होने का मतलब है कम खर्चे होना, उन खर्चों को अवॉइड करके जो पॉसिबली आप अफोर्ड कर सकते थे, और कम खर्चे का मतलब है आपकी सेविंग्स का बढ़ना, उसके मुकाबले में जो ज्यादा खर्चे होने की वजह से कम हो सकती थी। यही रूल इनकम पर भी लगता है। कम पैसों में खुश होना सीखने से पैसों में एक गैप पैदा होता है, यानी जो आपको चाहिए और जो आपके पास है। ये गैप बिल्कुल ऐसा ही है जो आप अपने पे चेक ग्रो करने से हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है और ज्यादा कंट्रोलेबल है। पॉइंट नंबर 5 इज टाइम इज योर अलाय। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं कुछ बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए। अगर कुछ थोड़ा भी जमा करना शुरू किया जाए तो वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए ईंधन का काम करता है। ये शायद लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन एक छोटी सी स्टार्टिंग बेस कैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करवा सकती है। लेकिन ये भी लॉजिकल नहीं है कि आप ग्रोथ को अंडर एस्टिमेट करें। आज एक छोटी सेविंग से स्टार्ट करें और फिर टाइम खुद ही कुछ बड़ा अचीव करवा देगी। इसी को तो कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। आखिर में प्रैक्टिकल टेक अवे शेयर करता चलूं कि अच्छी इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी एक साल में हाईएस्ट रिटर्न कमाना नहीं, क्योंकि इसका इंपैक्ट वन ऑफ होगा और जरूरी नहीं कि ये परफॉर्मेंस रिपीट हो। इसका मतलब ये है कि हमें उन अच्छे रिटर्न्स पे फोकस करना चाहिए जो रिपीटेड हो और लंबे अरसे के लिए चले, वो भी ग्रोथ रेट के साथ। बस यही कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। अगर आप समझते हैं कि मेरी इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और ऐसे ही नॉलेज शेयर करता रहूं। थैंक यू।